हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसके तहत हम लोगों ने जियोग्राफी जो 7th क्लास की बुक है उसका 4th चैप्टर एयर है, उसका फर्स्ट पार्ट आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया है, अपलोड भी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम जो इस वीडियो के अंदर मतलब सेकेंड पार्ट में उसको कवर करने वाले हैं। वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए रखा है क्योंकि मेरा मानना है कि मैक्सिमम 50 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटे तक का वीडियो कवर करेंगे। अगर वीडियो की लेंथ इससे ज़्यादा होती है तो उसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। तो वैसे वेदर क्लाइमेट से आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा कवर हो चुका है एक बार प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो वेदर इज़ द आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारी पर आवर से आवर कंडीशंस चेंज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, या डे बाई डे जो हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशंस चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेदर बोला जाता है। ओके, तो इसके अंदर जैसे टेम्परेचर हमारा डेली बेसिस पे चेंज होता है या फिर घंटे बेसिस पे भी चेंज होता है, आवर टू आवर भी चेंज होता है। मान लो कुछ देर पहले क्या था, गर्मी थी काफ़ी, जो हमारा टेम्परेचर था वो कैसा था, 40 डिग्री सेल्सियस था। उसके 1 घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, 32, 34 या फिर 30 डिग्री सेल्सियस मान ले हो जाता है। तो वो क्या हो गया, जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो वेदर है उसके अंदर चेंज हो गया। ओके, सेम है कुछ देर पहले मान लेते हैं कि हवा की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ उसके बाद जो हमारी विंड स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, या फिर बिल्कुल हवा रुक जाती है, शांत हो जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, वेदर कंडीशंस। जो वेदर होता है हमारा वो आवर टू आवर चेंज होता है। ओके, या फिर डे बाई डे चेंज होता है। जो डेली बेसिस पे जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस होते हैं डेली बेसिस पर, उसी को क्या बोलते हैं, वेदर बोला जाता है। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारे आज का क्लाइमेट कैसा है, कल का क्लाइमेट कैसा है, या 1 घंटे पहले हमारे क्लाइमेट कैसा था। हम डेली बेसिस पे अपने घरों के अंदर क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारे यहाँ कल का मौसम कैसा था, कल का वेदर कैसा था, आज का वेदर कैसा है। ओके, तो वेदर वर्ड क्या है, डे टू डे कंडीशन है या फिर आवर टू आवर कंडीशन है किसकी, हमारे एटमॉस्फेयर की। अगर हम बात करें क्लाइमेट के बारे में तो क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर कंडीशन। क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन। जो हमारा वेदर है उसकी एवरेज कंडीशन फाइंड कर लेते हैं कितने टाइम्स में, अप्रोक्सीमेट 30 से 35 ईयर्स की उसकी वेदर कंडीशंस है, उसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, क्लाइमेट। किसी भी प्लेस पर एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड, देखो ये लिखा हुआ है लॉन्गर पीरियड के लिए। अब लॉन्गर पीरियड कितना है, 30-35 ईयर्स अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लाइमेट को। जैसे अगर आपने कभी वर्ड सुना हो कि जो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, क्लाइमेट, कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हमने क्या किया है, हमारे जो वेदर की कंडीशन है उसको एवरेज कैलकुलेट किया है इतने टाइम्स पीरियड के अंदर, अप्रोक्सीमेट बताया मैंने आपको, ये इतने टाइम पीरियड के अंदर क्या किया हमने, हमारे वेदर कंडीशंस को एवरेज फाइंड किया है और वो कैसा निकल गया है। तो उसके बेसिस पे हमने क्या बताया, जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप है। तो जब भी आप इस तरीके के लॉन्ग टाइम पीरियड के ऊपर वेदर कंडीशंस को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्लाइमेट। बट जो हमारे डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, वेदर। उसी को क्या बोला जाता है, वेदर। तो सेम यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। काफ़ी बार आप इसके अंदर कन्फ्यूज रहते हो, इसलिए इसको देखो 6th क्लास के अंदर भी आई थिंक ये वर्ड यूज़ हुए थे, 7th में क्लास में फिर अगेन ये वर्ड इन वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि स्टूडेंट्स 11th 12th क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद भी काफ़ी 80% स्टूडेंट्स को वेदर में और क्लाइमेट में डिफरेंस नहीं पता होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो एयर की डिग्री है क्या, हॉटनेस या कोल्डनेस, वही जो टेम्परेचर होती है उसकी डिग्री क्या बताती है, हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में तो बताती है। अब मान लेते हैं कि मई जून के महीने में हमारी जो एयर है उसका टेम्परेचर या फिर जो टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 40 डिग्री सेल्सियस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉटनेस को। और अगर दिसंबर या जनवरी की बात करूँ, मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्डनेस को। और ये डिग्री सेल्सियस है किस चीज़ का, ये एयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या है, उसकी जो डिग्री बता रहा है। ये एयर कितनी है, 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी जो हवा चल रही है वो कैसी है, 40 डिग्री से हवा कैसी है, गर्म है, वार्म है, तो इसलिए कैसा हो गया ये, हॉटनेस। और जो हमारा दिसंबर या जनवरी के अंदर जो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस जो हमारी एयर है वो कैसी है, कोल्ड है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर, जो हवा की डिग्री होती है हॉटनेस, वही क्या बताती है, हॉटनेस और कोल्डनेस को, उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोला जाता है। ओके,
अब जो टेम्परेचर है वो हमारा डेली बेसिस पे भी चेंज होता है। जैसे कि डे में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नाइट के टाइम टेम्परेचर हमारा कम होता है, मतलब उससे कुछ डिफरेंट होता है। जैसे मान लेते हैं मई जून के मंथ की मैं बात करता हूँ, तो मई और जून के महीने में हमारा जो नाइट डे का टेम्परेचर होता है, मान लेते हैं वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। कब की बात कर रहा हूँ मैं? मई के महीने के अंदर जो हमारा डे का टेम्परेचर है वो कितना है, मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में यही टेम्परेचर घट के कम होकर कितना हो जाता है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये टेम्परेचर चेंज है ना। डे में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, नाइट में कितना हो गया 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो डे नाइट में भी चेंज होता है और सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। सीजन टू सीजन मैंने भी बताया ना, मई जून के महीने में मान लो कितना है 40 डिग्री रहता है, मैक्सिमम 40 के आसपास, 40 या 45 मैक्सिमम रहता है। और वही टेम्परेचर दिसंबर या जनवरी के महीने में मैक्सिमम कितना पहुँचता है 22। ओके, तो ये क्या है टेम्परेचर हमारा, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है और डे टू डे भी चेंज होता है। ओके, डे टू डे मतलब डे में अलग रहता है, नाइट में अलग रहता है, या फिर आज के दिन का टेम्परेचर कुछ अलग है, नेक्स्ट डे का टेम्परेचर कुछ अलग मिलेगा। ओके अब बात करते हैं इंसोलेशन के बारे में। इंसोलेशन क्या होता है? जो सूर्य से सोलर एनर्जी जो होती है हमारे अर्थ पर पहुंचती है, या फिर जो हम रिसीव करते हैं सूर्य से सोलर एनर्जी को, उसी को क्या बोला जाता है? इंसोलेशन। तो इंसोलेशन क्या है? द इनकमिंग सोलर एनर्जी, जो सूर्य से आने वाली सोलर एनर्जी है इंटरप्टेड बाय द अर्थ, उसको अर्थ के द्वारा क्या कर लिया जाता है? इंटरप्ट कर लिया जाता है, अपने पास रोक लिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। कहने का मतलब यह है सूर्य से जो एनर्जी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? तो सोलर एनर्जी। भाई सूर्य से रिसीव करने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। और जब वो सोलर एनर्जी हमारे अर्थ के पास पहुंचती है, ये हमारी अर्थ है, सूर्य से हमारे पास क्या आई? एनर्जी आई, सोलर एनर्जी आई। उस एनर्जी को हम लोगों ने क्या कर लिया? अर्थ के पास क्या कर लिया? उसको हमने नहीं, मतलब हमारी अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? इसको इंटरप्ट कर लेता है, अपने पास रोक लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है। ओके, उसको क्या कर लेता है? अपने पास रोक लेता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जो इंसोलेशन है वो कहाँ डिक्रीज करता है? इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। क्या मतलब है इस चीज़ का? मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ का इक्वेटर है वहाँ पर क्या होती है? मैक्सिमम हीट रिसीव होती है सूर्य से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की लाइट होती है वो सीधी पड़ती है। जिस पोर्शन के ऊपर सूर्य की लाइट सीधी पड़ती है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये क्या है? हमारा इक्वेटर है। इस इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? सूर्य की लाइट सीधी पड़ती है। या फिर ये है क्या? ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में क्या होता है? ये बीच में वाली जो लाइन है 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये क्या हमारा इक्वेटर है। तो यहाँ पर जो सूर्य की लाइट होती है वो सीधी पड़ती है मैक्सिमम टाइम। उससे जो मैक्सिमम हीट रिसीव होती है वो कहाँ पर रिसीव होती है? इस इक्वेटर पर मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम इंसोलेशन होता है। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन क्या होता है? यहाँ पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। ये है यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर क्या है? ये साउथ पोल। तो जो हमारी अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो डिक्रीज कर जाती है इक्वेटर से। जब हम पोल की तरफ मूव करते हैं, तब इधर से इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोगों ने मूव किया, तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो कम हो रही है। यहाँ पर मैक्सिमम था इंसोलेशन और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम। ओके, सबसे कम रिसीव होता है कहाँ पर? पोल्स पर। जो इंसोलेशन है सबसे कम। इंसोलेशन का मतलब ये है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी, सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, मतलब जो सोलर एनर्जी आ रही है वो मैक्सिमम रिसीव जहाँ पर हो रही है उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। मतलब जहाँ उस सोलर एनर्जी को जो हम रिसीव करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। और वो मैक्सिमम कहाँ पर रिसीव होती है? इक्वेटर पर। और मिनिमम कहाँ पर होती है? पोल्स पर। ओके, मतलब जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारा इंसोलेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। और इससे हमारा टेम्परेचर भी, क्योंकि इंसोलेशन क्या है? एक प्रकार से सोलर एनर्जी है, वो टेम्परेचर ही है एक प्रकार से। तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो इधर से इधर क्या करता है? डिक्रीज करता है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो। ओके, और डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि सोलर एनर्जी मैक्सिमम रिसीव होती है इक्वेटर पर और मिनिमम रिसीव होती है कहाँ पर? पोल्स पर। रीजन क्या है रिसीव होने का मैक्सिमम मिनिमम? क्योंकि इक्वेटर्स के ऊपर जो सूर्य की लाइट है वो मैक्सिमम टाइप सीधी पड़ती है और पोल्स के ऊपर जो सूर्य की लाइट होती है वो स्लैंटिंग होती है, मतलब तिरछी पड़ती है। उसकी वजह से पोल्स के ऊपर हर टाइम में टेम्परेचर कम रहता है और वहाँ पर बर्फ़ से कवर रहता है। जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो ऑल टाइम क्या होते हैं? स्नो से कवर्ड होते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे इंसोलेशन को। अब बात करते हैं, इफ़ द टेम्परेचर अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है?
जब टेम्परेचर वो राइज कर जाता है तो इट बिकम्स टू वार्म, जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। किस लिए, और वो किस लिए बेनिफिट है हमारे लिए, जो अर्थ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और जब टेम्परेचर अर्थ गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, तो उसके अंदर जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेंगे। ओके, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी आपको पता है किसकी, कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो कम टेम्परेचर में ग्रो करती है, कुछ ऐसी होती है जो ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर ग्रो करती है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो फसलें हम उगाते हैं खेतों के अंदर, उसको बेनिफिट होगा और वो ग्रो करेंगे उसमें। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेज। जो टेम्परेचर होता है कहाँ पर, सिटीज़ के अंदर, वो ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ विलेज से। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे सिटीज़ होती है उसके अंदर आपको पता है बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उनमें कंक्रीट की बनी होती है, जो मेटल्स वगैरह लगे होते हैं, रोड होते हैं वो भी चारकोल वगैरह के होते हैं, फिर सीमेंटेड होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो दिन के अंदर सूर्य से हीट रिसीव करती हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और नाइट के अंदर उस हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसकी वजह से सिटीज़ के अंदर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। और दूसरा, जो सिटीज़ के अंदर बिल्डिंगें होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसके अंदर जो गर्म हवाएं होती हैं वो ट्रैप कर जाती हैं, फंस जाती है उसके अंदर, उसकी वजह से भी जो सिटीज़ होती है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, आप देखते हैं कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखो, इन इंस्ट्रूमेंट की इमेज मैंने यहाँ पर लगाई नहीं है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप गूगल पे जाना, जस्ट आपको क्या करना है, नाम सर्च करना है थर्मोमीटर इमेज। आप जाके इमेज एक बार ज़रूर देखना इनकी। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक थर्मोमीटर नहीं देखा है, बैरोमीटर आई थिंक मान सकते हैं नहीं देखा होगा अभी स्टूडेंट ने, उसने रेन गेज वगैरह भी, तो आपको करना क्या है, इनकी जो इमेज है गूगल पे सर्च करके इनकी इमेज को ज़रूर देखना है। तो थर्मोमीटर का हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का। बैरोमीटर का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपसे पूछता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किस में मेजर करते हैं, तो किससे मेजर किया जाता है, तो बैरोमीटर से। ओके, प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। रेन गेज तो आई थिंक नाम से क्लियर है, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेन गेज का। और विंड वेन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, विंड वेन का। ये चारों वेदर इंस्ट्रूमेंट है। आपने क्या करना है, ज़रूर जाके एक बार इनका गूगल के ऊपर सर्च करना है, इनका नाम और इनकी इमेज को आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना है। ओके, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट, मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस। केल्विन में मेजर करते हैं, बट हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। अगर स्टैंडर्ड यूनिट पूछता है तो कौन है, डिग्री सेल्सियस। वैसे टेम्परेचर को हम केल्विन में भी मेजर करते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, डिग्री सेल्सियस। ओके, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट इज डिग्री सेल्सियस। और इसको किसके नाम पे, किसने इन्वेंट किया था इसको, इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। उसने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस। ओके, एंडर्स सेल्सियस था, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और जो हमारा वाटर होता है वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है कितनी डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारा वाटर है उस किसमें, आइस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट करता है, मतलब उसके जो वाटर है वो वाटर वेपर में कितने डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस के अंदर। ओके, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो किस में, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उबलना स्टार्ट हो जाता है, या वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक समझ गए आप ये लोग, आप सभी। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, जो 1 मिनट इरेज कर देता हूँ फिर देखते हैं इसमें। एयर प्रेशर क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एयर प्रेजेंट है। क्या है, हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर है उसका ब्लैंकेट है से हम, जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से, या सर्कल जो है उसका किससे कवर किया हुआ है, एयर के ब्लैंकेट से। जो हमारी नेचर है उसने, प्रकृति ने जो हमारी अर्थ है उसको एक एयर के ब्लैंकेट से कवर कर रखा है। किससे, एयर के ब्लैंकेट से कवर कर रखा है। और ये एयर है, ये हमारे अर्थ के ऊपर क्या लगाती है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है, ये हमारी क्या अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर। उसी को क्या बोला जाता है, एयर प्रेशर। इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। जो एयर है उसका वेट है उसको क्या करता है, अब ये मान लो एयर है, हमारे सरफेस के ऊपर क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। ओके, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर। उसी को क्या बोला जाता है, एयर प्रेशर बोलते हैं हम।
यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबोव अस प्रेशर, जो हम एयर है वो हमारे ऊपर भी क्या लगाती है, प्रेशर करती है, मतलब हमें भी प्रेस करती है विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप लोग शायद जान के हैरान हो जाओगे, टू नो दैट द एयर अबोव अस प्रेसेस अस, द एयर प्रेसेस अस विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर क्या लगाती है, ग्रेट फोर्स लगाती है। जैसे हम लोग हैं, मान लो ये यहाँ पर कोई इंसान है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, ओके, तो इसके ऊपर क्या कर रही है, एयर प्रेशर लगा रही है, बट हम लोगों को ये प्रेशर महसूस नहीं होता, हम ये फील नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है। कौन सा प्रेशर एग्जर्ट करती है, आपसे पूछे तो काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है। कौन है, हमारी जो बॉडी है वो काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। किस लिए, जो ये एयर प्रेशर है ना, जो एयर प्रेशर चारों तरफ से हमारे ऊपर लगा रही है, जैसे एयर है अब ये चारों तरफ से लगा रही है हमारे ऊपर प्रेशर, इधर से भी, इधर से चारों तरफ से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसको एग्जर्ट करने के लिए, सॉरी काउंटर करने के लिए जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, काउंटर प्रेशर लगाती है, काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है। इस वजह से हम क्या है, इस एयर प्रेशर को फील नहीं कर पाते हमारी बॉडी पर, ओके। और जो एयर प्रेशर होता है वो अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो इस जो एयर का प्रेशर होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, लेयर बाय लेयर, तो स्ट्रक्चर ऑफ जब एटमॉस्फेयर मैंने आपको पढ़ाया था तो लेयर्स के बारे में बताया था। जो हमारी एटमॉस्फेयर वो कितने लेयर में डिवाइडेड है, 5 लेयर्स के अंदर मैंने आपको बताया था अभी। तो उन लेयर्स के अंदर जब हम ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो एयर का प्रेशर है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ये भी काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब हम अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारी एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो हाई प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल पे हाईएस्ट होता है और डिक्रीज करता है हाइट के ऊपर। जैसे हम हाइट की तरफ मूव करते हैं तो वो डिक्रीज कर जाता है। अगर बात करें अर्थ के सरफेस पे, जैसे अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर जो प्रेशर है हॉरिजेंटली हर जगह पर, अभी तो हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, अगर हम बात करें हॉरिजेंटली इसके ऊपर जो हर जगह प्रेशर सेम नहीं है। यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो समथिंग डिफरेंट है, यहाँ पर एयर का प्रेशर डिफरेंट है, ओके, यहाँ पर एयर का प्रेशर डिफरेंट मिलेगा। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये जो एयर का प्रेशर है हॉरिजेंटली ये डिपेंड करता है एयर के टेम्परेचर पर। वहाँ जो एयर प्रेजेंट है उस एयर का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, एयर के टेम्परेचर पर। हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, जो हॉरिजेंटली का मतलब हो गया, आप समझ गए आप, हॉरिजेंटली का मतलब अर्थ के सरफेस के पास, ओके। जो हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर, जो एयर का टेम्परेचर है किससे प्रभावित होता है, वो उससे, मतलब उस पर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर यहाँ पर क्या है, जो एयर का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है। कैसा, यहाँ पर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है। जब यहाँ पर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर क्या करेगी, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले एयर सर्कुलेशन जब बताया था कि एयर गर्म होकर क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्योंकि गर्म होने से क्या होता है, एयर हल्की हो जाती है, हल्की होकर क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। और उसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर कौन आ जाता है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, लो प्रेशर, ओके। जब एयर यहाँ पर गर्म हुई, गर्म होके एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव कर गई, मतलब ऊपर चली गई। भाई एयर गर्म होती है उससे क्या हो जाती है, एयर हल्की हो जाती है। हल्की होने से गर्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा यहाँ पर। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया यहाँ पर, लो प्रेशर। क्या हो गया यहाँ पर, लो प्रेशर, ओके। और लो प्रेशर जब क्रिएट होता है किसी जगह पर तो वो किसको इंडिकेट करता है, इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई, मतलब वहाँ पर बादल बन सकते हैं। और वेट वेदर, या फिर जो मौसम है वो कैसा हो सकता है, वेट है, ओके। तो मतलब वहाँ पर क्लाउड की फॉर्मेशन हो सकती है, बारिश आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं ना कि आज हमारे आप लोगों ने कभी अपने घर में फैमिली मेम्बर से सुना होगा कि आज गर्मी ज़्यादा है। जब मानसून सीजन चल रहा होता है तो बोलते हैं ना कि गर्मी ज़्यादा है, बारिश आने की संभावना है। तो उसके पीछे ये रीज़न होता है, ओके। तो आई थिंक लो प्रेशर आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि लो प्रेशर जब भी, जहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया बनता है वहाँ पर क्या होता है, बादल बनने की संभावनाएं होती है, मतलब क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। और वहाँ पर कैसा मौसम होता है, वेदर कैसा होता है, वेट वेदर होता है, ओके। अब बात करते हैं हाई प्रेशर के बारे में। अब देखते हैं जैसे हमारी अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कम है। जब यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर जो एयर है वो कैसी है, कोल्ड है। हवा कैसी है, यहाँ पर ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है। जब कोल्ड एयर होती है तो वो आपको पता है क्या करती है, श्रिंक करती है, मतलब वहाँ पे ये यहीं पर बैठ जाती है,
ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, क्योंकि कोल्ड एयर कैसी होती है, हैवी होती है, और ये अपने प्लेस से ऊपर की तरफ मूव नहीं करती है। तो यहाँ पर कैसा प्रेशर जनरेट हो जाता है, हाई प्रेशर। यहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर। ओके, और जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है जिस प्लेस पर, वहाँ पर कैसा होता है, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सन्नी स्काई, मतलब वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, साफ मौसम और रहेगा, तेज़ धूप निकलेगी। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, या फिर जो हमारा मौसम विभाग है, वो इन्हीं बेसिस पे हमारी प्रेडिक्शंस करता है। जो हमारा बैरोमीटर होता है वो प्रेशर मेजर करता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हाई प्रेशर है या इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर लो प्रेशर है। उसी बिहाफ पे क्या प्रेडिक्शंस लगाई जाती है कि यहाँ पर मौसम साफ़ रहने वाला है या फिर यहाँ पर आज बारिश आने की संभावना है। जो हमारा बैरोमीटर अगर बताता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर क्या है, या दिल्ली रीजन के अंदर आज क्या है, जो हमारा प्रेशर है वो कैसा रहने वाला है, लो प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था और आज यहाँ पे गर्मी तेज़ थी, तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। गर्मी की वजह से क्या हो गई, यहाँ पे जो एयर थी वो हीट हो गई, वार्म हो गई, गर्म हो गई, और गर्म होकर एयर कैसे चली गई, ऊपर की तरफ मूव कर गई, और यहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और आज यहाँ पर क्या है, बारिश आने की संभावनाएं हैं। तो जब आपके यहाँ लोकल एरिया के अंदर आई थिंक जब बोला जाता है ना कि आज यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो उससे किस लिए बोला जाता है कि आज गर्मी ज़्यादा, बारिश आने की संभावना है, उसके पीछे ये लॉजिक। अगर आपसे आगे से कोई पूछता है क्या लॉजिक है ऐसा, उसके पीछे अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो बारिश आने की संभावना क्यों होती है, अगर आपसे कोई लॉजिक पूछता है तो उसके पीछे ये लॉजिक लगेगा। ओके, और किसी जगह पर हाई प्रेशर होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस दिन मौसम साफ़ रहेगा, मतलब तेज़ धूप निकलेगी वहाँ पर। अब अगर बात करें हम कि कोई अगर आपको किसी ऐसे प्लेस पर भेजा जाए जहाँ पर एयर ही प्रेजेंट ना हो, तो फिर क्या होगा। आपको पता है कि जो एयर होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लगाती है। अभी बताया था मैंने, जो हमारी बॉडी पे क्या करती है, ऑन आवर बॉडी ग्रेट प्रेशर लगाती है, ऑन आवर या ग्रेट फोर्स लगाती है ऑन आवर बॉडी। आपको ये इंसान है पर्टिकुलर, इसको हमने किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर क्या है, हवा प्रेजेंट नहीं है। मतलब जैसे मून के ऊपर है, मून पर क्या है, ऑन द मून देयर इज़ नो एयर, वहाँ पे क्या है, हवा प्रेजेंट नहीं है। जब वहाँ पे एयर ही नहीं है तो एयर का प्रेशर कैसे लगेगा, जाहिर सी बात है। जब एयर ही नहीं है तो एयर का प्रेशर का क्या काम, क्लियर है ना। जब एयर है ही नहीं तो एयर प्रेशर कहाँ से लगेगा। जब एयर प्रेशर तो नहीं लग रहा वहाँ पे, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो तो काउंटर प्रेशर लगा रही है ना, काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। अगर आपको किसी ऐसे प्लेस पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, यानी कि मून पर ले जाकर आपको खड़ा कर दिया जाए और वहाँ पर एयर है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है, काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और उस काउंटर प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी ब्लड सेल्स है वो फट सकती हैं, फट जाएंगी, फट सकती नहीं है, फट जाएंगी कन्फर्म है, और आपकी डेथ हो सकती है। किसी भी इंसान की, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसको हम ऐसे प्लेस पर ले जाकर खड़े करेंगे, उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। जब भी कोई व्यक्ति मून पर जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है, एक एयर से भरा हुआ बैग लेके जाता है, ताकि वो उससे या इस तरीके की क्रिएशन सिचुएशन से बचा रहे। ओके, तो आई थिंक समझ गए आप कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी जगह पर ले जाके हम खड़ा कर दें जहाँ पर एयर ना हो, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब उसकी डेथ तक हो सकती है। उसके पीछे रीज़न क्या बताया कि वहाँ पे एयर नहीं है तो एयर प्रेशर नहीं है। जब एयर प्रेशर नहीं है तो जो उसकी बॉडी काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, बॉडी तो प्रेशर लगा रही है ना, तो जो बॉडी काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसकी वजह से उसकी बॉडी की जो ब्लड सेल्स हैं वो फट सकती है और उसकी डेथ हो सकती है। बट अगर अर्थ के ऊपर हमारे पे क्या है, एयर है, तो वो एयर प्रेशर लगा रही है और हमारी बॉडी क्या कर रही है, काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इसलिए हम लोगों को उस एयर का जो प्रेशर है वो महसूस नहीं होता। आई थिंक अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट विंड के बारे में। तो अभी मैंने आप लोगों को लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया के बारे में बताया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया है। अब लो प्रेशर एरिया क्यों बनता है ये मैंने अभी बता दिया आपको। और यहाँ पर मान लेते हैं कैसा है, हाई प्रेशर एरिया है। तो यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी एयर है, ठीक है। तो इस लो प्रेशर एरिया के अंदर आपको पता है जो एयर है वो क्या कर चुकी है, ऊपर जा चुकी है, ये जगह क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। तो इस जगह को भरने के लिए दूसरी जगह से क्या करेगी, एयर मूव करेगी। तो ये जो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर मूव करती है, इसी को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड। अगर ये प्रेशर क्रिएट ना हो, लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो हवा नहीं चलेगी, हवा भी मूव नहीं करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर। जो आपके यहाँ हवाएं चलती है ना, किसी दिन तेज़ हवा चलती है, आप लोगों ने देखा होगा कभी, तो बिल्कुल मौसम शांत रहता है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। क्यों नहीं चलती है, क्योंकि ये लो प्रेशर और जो ये हाई प्रेशर है या जो लो प्रेशर है, ये दोनों क्रिएट नहीं हो पाते हैं जब तक ये डिफरेंस नहीं आएगा ना। देखो अभी चलो इसको पूरा होने दो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। तो जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक हवा मूव नहीं करेगी, जो एयर मूव नहीं करेगी, तो
जब तक लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया मतलब प्रेशर डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो पा रहा है उनके बीच में, तो जो एयर है मूव नहीं करेगी, वहीं पर रहेगी कॉन्स्टेंट। तो इसलिए होता है किसी दिन आपके यहाँ पर जो बिल्कुल है एयर है वो शांत रहती है, किसी दिन हल्की हल्की हवाएं चल रही होती है। वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ पे मान लो प्रेशर काफ़ी हाई है, इधर प्रेशर काफ़ी लो है, तो उस दिन क्या आपके यहाँ तेज़ आंधी आती है। ओके, वो किस लिए होता है? इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जितना प्रेशर डिफरेंस होता है उतनी तेज़ हवाएं चलती है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने, ये मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। आपने अभी क्या करना है अपने घर पे, सर्दियों में करते हो आप क्या करते हो, सर्दी के अंदर अपना पानी गर्म करते हो नहाने के लिए, उसको आपने बाल्टी के अंदर भर के रखा, बकेट के अंदर ये भर के रख दिया आपने वाटर, और ये कैसा है? हॉट वाटर है। आपको क्या काम आ गया, बीच के अंदर अपनी घूमने चले गए वाटर गर्म करके, 1 घंटे के बाद आप आते हो, देखते हो कि आपका जो पानी है वो ठंडा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब आपने पानी गर्म किया था उसका टेम्परेचर कितना था? मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस था। आपने पानी गर्म किया, हॉट किया, उसका जो टेम्परेचर था वो था 80 डिग्री सेल्सियस, और आप घूमने चले गए। आप आते हो 1 घंटे के बाद, आप देखते हो पानी ठंडा हो चुका है। क्यों ठंडा हो चुका है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सर्दी के महीने में कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। तो बाल्टी का टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर वो 80 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया ना ये दोनों के बीच में। तो जो इसका टेम्परेचर है वो कहाँ पर चला जाएगा? इसके पास। ये जो टेम्परेचर इधर मूव कर जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बाल्टी जो आपके वाटर है इसके अंदर गर्म पानी है ये ठंडा हो जाएगा। आई थिंक समझ गए आप। नॉलेज के ऊपर भी ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं लागू होता है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर ये सोच के बैठता है कि जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है मुझे उससे ज़्यादा नॉलेज है या मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, तो आई थिंक आप मान के चलो वो स्टूडेंट उस क्लास के अंदर, उस लेक्चर में उस टीचर से कभी कुछ नहीं सीख सकता। क्योंकि नॉलेज का डिफरेंस होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर नॉलेज हाई नॉलेज होगी और जहाँ पर लो नॉलेज होगी, तो नॉलेज का ट्रांसफ़र भी हाई नॉलेज से लो नॉलेज के ऊपर होता है। मतलब कि जो पर्सन आपको पढ़ा रहा है अगर वो आपसे ज़्यादा जानता है, भले ही ना जानता हो, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं अगर कुछ बैठा हूँ सीखने के लिए, इससे एक भी बात अगर सीखने के लिए बैठा हूँ, जस्ट अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ सीखने के लिए बैठा हूँ इससे और मुझे इससे कुछ कम आता है, तब तो आप एक्चुअल में मान के चलो कि उससे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ वहाँ से पढ़ के जाओगे, कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। मतलब अगर आपके अंदर चाहे सामने वाला पढ़ाने वाला कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड आ गया किसी भी स्टूडेंट के अंदर, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसके अंदर एक एटीट्यूड आ गया कि मैं इस सामने वाले इंसान से ज़्यादा जानता हूँ, मतलब आप लोगों ने जो नॉलेज का डिफरेंस है वो क्रिएट ही नहीं होने दिया, तो मान के चलो आपको उसमें नॉलेज का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब आप वहाँ से कुछ नहीं सीख सकते। ओके, तो हर जगह ये डिफरेंस होना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे ये एयर के अंदर हो, चाहे हीट के अंदर हो, चाहे आपकी नॉलेज के अंदर हो। तो आई थिंक विंड आप समझ गए। द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा का क्या होता है? मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो हाई प्रेशर एरिया होता है उसे लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करती है? हवा मूव करती है, विंड मूव करती है, सॉरी एयर जो मूव करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। तो एयर और विंड में समझ आ गया डिफरेंस क्या है? एयर तो जो हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ है, उसके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। जब वो एयर मूव करना स्टार्ट कर देती है, चलना स्टार्ट कर देती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? विंड। ओके, और इस विंड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। वी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो इसको हमने कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है? 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। आप देखते हैं 3 टाइप्स की विंड कौन कौन सी है। तो 3 टाइप्स की विंड कौन कौन सी है? परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड थर्ड इज लोकल विंड। फर्स्ट है परमानेंट विंड, सेकंड है सीजनल विंड एंड थर्ड कौन सी है? लोकल विंड। तो परमानेंट विंड क्या होती है? द ट्रेड विंड, वेस्टलरीज एंड ईस्टलरीज। अभी दिखाता हूँ इमेज में कौन सी ट्रेड विंड कौन सी है, ईस्टलरीज कौन सी है और वेस्टलरीज कौन सी है, आर द परमानेंट विंड। इनको क्या बोला जाता है? परमानेंट विंड बोलते हैं इनको। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, मतलब पूरे साल ये हवाएं चलती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? परमानेंट विंड बोलते हैं। सीजनल विंड मतलब आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, सीजनल मतलब जो किसी पर्टिकुलर सीजन के दौरान चलती है, उन्हें क्या बोला जाता है? सीजनल विंड। दीज विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शंस इन डिफरेंट सीजन। ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है डिफरेंट सीजन के हिसाब से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सीजनल विंड। जैसे कि मॉनसून विंड इन इंडिया, ये कैसी है? मॉनसून विंड हमारी कैसी है? सीजनल है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर सीजन के अंदर आती है। ओके, किस मंथ में आती है? जून से लेकर सितंबर के महीने में इंडिया के अंदर चलती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सीजनल विंड। थर्ड है लोकल विंड। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और इन ईयर और इन ए स्मॉल एरिया। ये किसी भी साल के टाइम में, किसी भी साल में या साल के अंदर किसी भी दिन पर्टिकुलर एरिया, एक स्मॉल एरिया के अंदर ही चलती है। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पीरियड के टाइम ही ये चलती है।
और इन ए स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया के अंदर, जैसे कि लैंड ब्रिज हो गई, सी ब्रिज, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, इस साइड के लोगों ने एक वर्ड सुना है लू। क्या है? LOO, लू। देखो लिखा हुआ कार्ड लू। ये कब किस महीने में चलती हैं? मई जून के महीने में चलती हैं। और ये कैसी गर्म हवाएं होती है। और ये कैसी है? लोकल विंड है ये, जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लो करती है, साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही फ्लो करती है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही चलती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लोकल विंड। और ये इसका एग्जाम्पल है लू। ओके, तो डू यू रिकॉल दैट हॉट एंड ड्राई लोकल विंड? क्या आप किसी ड्राई हॉट एंड लोकल विंड का नाम बता सकते हैं जो कि नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया में फ्लो करती हैं, चलती हैं? वो कौन सी है? लू। ओके, तो आई थिंक लू के बारे में समझ गए। ये कहाँ पे चलती है? नॉर्दर्न इंडिया के अंदर चलती है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, हरियाणा, पंजाब, यूपी और जो बिहार का एरिया, यहाँ पर चलती है ये लू। इसको क्या बोला जाता है? लू। परमानेंट विंड आप समझ गए, सीजनल विंड समझ गए, अब लोकल विंड। अब इनको एक बार आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूँ कि परमानेंट विंड कौन सी है। इसकी इमेज को मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लगा रखा है, वहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी थी। देखो, अब ये इमेज आपको नज़र आ रही है, प्रेशर बेल्ट। ये क्या है हमारे यहाँ पर? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। ओके, और इसके ऊपर जो ये डॉटेड लाइन है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो इनके बीच में ये जो एरिया है, इसको क्या बोला जाता है? इनके जो बीच में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो विंड फ्लो करती है ऊपर के साइड, मतलब इक्वेटर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, दैट इज़ ट्रेड विंड। ये कौन सी फ्लो करती है यहाँ पे? ट्रेड विंड। कौन सी है ये? ट्रेड विंड। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये कैसी हो जाएगी? नॉर्दर्न ट्रेड विंड। ओके, और जो साउदर्न साइड में फ्लो करती है इक्वेटर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, दैट इज़ साउदर्न ट्रेड विंड। कौन सी है ये? साउदर्न ट्रेड विंड। तो ये कैसी है? परमानेंट विंड है। ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट विंड। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दिस इज आर्टिक सर्कल, यहाँ पर जो है 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है, ये देखो इधर लिखा हुआ है, दैट इज प्रीवेलिंग वेस्टलरीज। जो वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो करती है उनको क्या बोला जाता है? वेस्टलरीज। देखो ये वेस्ट से मूव कर रही है ईस्ट की तरफ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वेस्टलरीज। कौन सी है ये? वेस्टलरीज। और इधर भी देखो, ये इधर वेस्टलरीज, ये भी इधर मूव कर रही है, दीज आर वेस्टलरीज। ओके, और जो इधर का एरिया 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में, मतलब आर्टिक सर्कल से लेकर पोल के बीच का जो एरिया है, इधर ये हवाएं मूव कर रही हैं, दैट इज ईस्टलरीज। क्यों? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही है। अब जिस डायरेक्शन से मूव करती हैं ये, इसलिए उसी बेस पे इनका नाम रखा गया है। जो वेस्ट से मूव करती है इनका नाम क्या रखा है? वेस्टलरीज। और जो ये ईस्ट से मूव कर रही है इनका नाम रखा गया है ईस्टलरीज। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं? पोलर ईस्टलरीज। ये देखो इधर नीचे भी है पोलर ईस्टलरीज और इधर भी है पोलर ईस्टलरीज। तो आपको ये याद रखना ये कहाँ कहाँ पर है, पोलर ईस्टलरीज कहाँ है और वेस्टलरीज कहाँ फ्लो करती हैं और ट्रेड विंड कहाँ फ्लो करती है। इस डायग्राम को एक बार आप अपने हाथ से खुद ड्रॉ भी करके देख सकते हो, ताकि चीज़ें थोड़ा सा लंबे समय तक आप लोगों को याद रहे। ओके, बाकी जब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं अच्छे से इनके बारे में बताऊंगा कि इनकी डायरेक्शन किधर होती है, कौन कौन सी डायरेक्शन फ्लो करती है। जैसे भी मैंने आपको सिर्फ इंडिकेशन दिया, तो सिर्फ ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था मेरा मोटी सा यहाँ पर, सिर्फ कि ईस्टलरीज कौन सी है, वेस्टलरीज कौन सी है और ट्रेड विंड कौन सी है। ओके, तो आई थिंक समझ गए ट्रेड विंड कहाँ फ्लो करती है। दोनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच में, उधर कौन सी फ्लो करती है? नॉर्दर्न ट्रेड विंड और साउदर्न ट्रेड विंड। ऊपर की वेस्टलरीज और ईस्टलरीज मूव करती है दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ में हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी। ओके, अब बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में। जो मॉइस्चर होता है क्या होता है? अच्छा, अब आपको पता है कि जब वाटर होता है वो इवेपोरेट करता है कहाँ पर? लैंड से भी, और जो वाटर बॉडी जो होती है, जो हमारी वाटर बॉडी है वहाँ से भी क्या करता है? वाटर इवेपोरेट करता है। व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स, जो वाटर होता है क्या करता है? इवेपोरेट करता है लैंड एरिया से भी और जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उनसे भी। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिकम वाटर वेपर। क्या बन जाता है? वैसे वाटर वेपर। जब वाटर इवेपोरेट होता है फिर क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो वाटर वेपर के अंदर। और जब ये और जो वाटर वेपर होते हैं इसी को क्या बोला जाता है? मतलब मॉइस्चर। जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, मतलब क्या कंटेंट, किस चीज़ का कंटेंट है? वाटर वेपर का कंटेंट जो प्रेजेंट है किसके अंदर? एयर में, उसी को क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम
किसी भी टाइम पर जो एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर का मतलब जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उस एयर के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। काफ़ी बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि ह्यूमिडिटी आज काफ़ी ज़्यादा है। तो आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो हमारी एयर है उसके अंदर क्या चीज़, मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर के कंटेंट क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और जितने ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अगर आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कल के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब आज जो हमारी एयर है उसके अंदर वाटर वेपर या जो मतलब मॉइस्चर है एयर के अंदर, उसका कंटेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आज हमारी ह्यूमिडिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ओके। और हमारी ह्यूमिडिटी किस टाइम ज़्यादा रहती है, जब ये मानसून सीजन आता है उस टाइम पे आपको पता है ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मानसून विंड होती है इनके अंदर मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर्स यानी कि एयर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उस टाइम पे जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर वो बढ़ जाती है। और आपको ये भी पता है कि जैसी ह्यूमिडिटी बढ़ती है उस टाइम पे आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो ह्यूमिडिटी के टाइम पे आप जो लोगों के जो कपड़े हैं, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो सूखने में टाइम लेते हैं। दूसरा, एक तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है मतलब वाटर वेपर है, वेपर कंटेंट्स वही वाटर वेपर्स हैं वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, वो एवापोरेट नहीं हो पाता है। अगर बॉडी से जो पसीना निकलता है वो एवापोरेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी को ठंडक महसूस नहीं होती है। क्यों? जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, जब वो एवापोरेट, उसका जो एवापोरेशन होता है मतलब जब वो एवापोरेट होता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को कूल महसूस होता है, हमारी बॉडी ठंडा महसूस करती है, ठंडक महसूस करती है। बट ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी के अंदर वो एवापोरेट नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है एवापोरेट ना होने का? क्योंकि जो एयर है उसके अंदर ऑलरेडी वो इतना वाटर वेपर प्रेजेंट है कि वो एवापोरेशन हो नहीं पाता है, या फिर अगर होता है तो काफ़ी स्लो होता है। ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता, एवापोरेशन होता तो है पर स्लो होता है, बहुत कम होता है। ओके। तो इस वजह से जब उसका इवेपोरेशन नहीं होता तो हमें इतनी ठंडक महसूस नहीं होती है और हमारी जो बॉडी है वो कैसा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। एज अ एयर गेट्स वार्मर, जब वो एयर है गर्म होती जाती है तो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको पता है जैसे जैसे एयर गर्म होगी, जैसे जैसे एयर गर्म होती जाएगी तो उसको जो वाटर के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो जो एयर है वो कैसा हो जाएगा, मतलब इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी उस टाइम पे और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने के साथ मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, उससे वाटर वेपर क्या होगा, जो एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जब उसके अंदर वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब जो एयर है वो कैसी होती जा रही है, मोर एंड मोर ह्यूमिड, मतलब उसकी ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी या उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, इतना होगा कि जो हमारी एयर है वो क्या कर रही है, जैसे जैसे गर्म हो रही है, जब मान लेते हैं ये क्या है, हमारी एयर प्रेजेंट है यहाँ पर हमारी अर्थ के सरफेस पर, तो ये एयर क्या हो रही है, जैसे जैसे गर्म हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने की वजह से एयर क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो जैसे जैसे गर्म होती जाएगी तो इसकी जो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे इसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी और वाटर वेपर इसके अंदर क्या है, कंटेंट काफ़ी, वो जो वाटर वेपर के कंटेंट है वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जैसे जैसे एयर गर्म होती है तो गर्म होने के साथ क्या होती है, वो वार्म होने के साथ हल्की हो जाती है, और हल्की होने के साथ क्या करेगी, वो ऊपर उठेगी। जैसे एयर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी तो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। और जब ये एयर ऊपर जाकर कोल्ड होगी तो इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वाटर वेपर कंडेंस होंगे तो किसमें, जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है ना वाटर वेपर की, वो कंडेंस होकर इकट्ठा किसके अंदर, एक वाटर की ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब वो कंडेंस होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होने स्टार्ट होंगी, इसी को क्या बोलते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन। इसी से क्या होती है, हमारे बादलों का निर्माण और हमारे क्लाउड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये कंडेंसेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंडेंस हो जाती हैं तो उसी को क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमारी वापस अर्थ के सरफेस पर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं बूंदों की फॉर्म में, बारिश के रूप में। उसी को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन। तो आई थिंक इससे आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि बारिश कैसे आती है। बारिश कैसे आती है, जब हमारी एयर गर्म होती है, जो हमारी एयर है वो हीट होती है, वार्म होती है, और जब हमारी एयर के अंदर गर्म होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो एयर गर्म हो जाएगी, वाटर वेपर को अपने पास होल्ड कर लेगी और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो कैसी हो जाएगी, ऊपर जाकर कोल्ड हो जाएगी। अब वो जैसे ही कोल्ड होगी तो उस एयर के अंदर जो वाटर वेपर थे वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कि इसमें क्या होना, जैसे जैसे ठंडी होगी तो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंडेंस होने का मतलब
क्लाउड्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये बूंद का रूप लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वाटर की ड्रॉप के रूप में वाटर वेपर एक वाटर ड्रॉपलेट का में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के रूप में जब हमारे यहाँ बारिश आती है तो वो वाटर वेपर ही होते हैं। कहाँ पर होते हैं, स्काई के अंदर, आसमान में, जो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, क्लाउड का रूप ले लेते हैं और जैसे जैसे वो एयर ठंडी होती है वो क्लाउड का रूप लेना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अर्थ पर, हमारी अर्थ के सरफेस पर गिरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बारिश बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। जब जैसे जैसे कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगी, जो वाटर वेपर्स है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एज ए रेन के रूप में या फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में, मतलब एज ए रेन के रूप में अर्थ के सरफेस पर गिरना स्टार्ट कर देते हैं। उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन दैट्स कम डाउन टू द अर्थ सरफेस इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, कम डाउन नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं टू द अर्थ, अर्थ के ऊपर, इन द लिक्विड फॉर्म, वाटर की फॉर्म के अंदर। पहले तो क्या हुआ था, वो एयर गर्म हुई थी, उसने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कैपेसिटी होल्ड किया और वो ऊपर चली गई, ऊपर जाकर क्या हो गई, ठंडी हो गई। वहाँ जाकर ठंडी हुई तो उसने किसका फॉर्मेशन होगी, वहाँ से कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स, बादल बनने स्टार्ट हो गए और जो वाटर वेपर थे वो वापस किस में कन्वर्ट हो गए, जैसे ठंडी होंगी तो वाटर के अंदर, वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, मतलब वाटर में। अब वो किस में, लिक्विड फॉर्म के अंदर, हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर। जब ऊपर गए थे तब तो वाटर वेपर की फॉर्म में गए थे, अब जब वो वापस अर्थ के सरफेस पे दोबारा आ रहे हैं तो किस फॉर्म में आ रहे हैं, इन द लिक्विड फॉर्म। उसी को हम क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। ओके, और इसी को क्या वर्ड दिया जाता है साइंटिफिकली, सॉरी इसमें जियोग्राफी के अंदर, प्रेसिपिटेशन। बारिश को क्या बोलते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन। देसी भाषा में बारिश बोल दो, जियोग्राफी के टर्म के अंदर इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके, और बीच का जो वर्ड है दैट इज रेन। ओके, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो आपको पता है ज़्यादातर जो हमारा ग्राउंड वाटर आता है वो कहाँ से आता है, हम कहाँ से मिलता है हम लोगों को, रेन वाटर, जो मतलब बारिश से आता है। हमारे ग्राउंड वाटर की पूर्ति उसी से होती है। ओके अगर हम बात करें, अच्छा एक आप लोगों ने जेट प्लेन के बारे में देखा होगा, जेट प्लेन देखे होंगे जो सर्दियों के टाइम पे आप लोगों ने काफ़ी बार, जब वो आसमान में उड़ते हैं, चलते हैं, तो अपने पीछे एक वाइट कलर का फ्यूम सा बना देते हैं, वाइट कलर के जहाज से आपको, या फिर एक धुआं टाइप का नज़र आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो जेट प्लेन्स होते हैं उनके इंजन से क्या निकलता है, मॉइस्चर निकलता है। क्या निकलता है, मॉइस्चर निकलता है। ओके, और वो कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब अभी बताया ना मैंने, जैसे वाटर वेपर्स कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सेम जो मॉइस्चर होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। ओके, और जैसे वो कंडेंस होगा तो हमें क्या नज़र आएगा, वो इस वाइट की तरीके से नज़र आता है। और ये वाइट काफ़ी देर तक आप देखते हो, ये जो वाइट की जो लाइन सी होती है, ये धुएँ की लाइन, ये आपको काफ़ी दूर तक दिखाई देती है। कभी कभार ही दूर तक दिखाई देती है, कभी क्या होता है कुछ टाइम के बाद, इतनी दूरी के ऊपर चलने के बाद, जैसे जो हमारा जेट प्लेन है, मान लेते हैं ये जेट प्लेन चल रहा है, कभी काफ़ी बार तो इसके इतनी दूर तक दिखाई देती हैं। ओके, और काफ़ी बार मान लेते हैं ये जेट प्लेन है तो इतने कम डिस्टेंस तक ये दिखाई देती हैं, पीछे गायब हो जाती हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, एयर का मोमेंट। अगर यहाँ पे हवा नहीं चल रही होगी तो ये लाइन काफ़ी देर तक आपको ऐसे दिखाई देगी, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। इसको डिस्टर्ब कौन करेगा, वहाँ पर एयर। अगर वहाँ एयर का मोमेंट नहीं है, हवा नहीं चल रही है, विंड फ्लो नहीं कर रही है, ब्लो नहीं कर रही है, तो ये काफ़ी दूर तक आपको दिखाई देगी। और जब ये जेट प्लेन चल रहा है, अगर इसके पीछे हवा चल रही है तेज़ उस टाइम पर, तो ये हवा क्या करेगी, इसको एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारा इसके अंदर एटमॉस्फेयर में इसको मिक्स कर देगी और कुछ देर के बाद ये आपको दिखना बंद हो जाएगी। ओके, तो अगर आपको काफ़ी दूर तक दिखाई दे रही था, अभी मान के चलो उस टाइम पर वहाँ पर एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, एयर कैसी वहाँ पर शांत है बिल्कुल, ठीक है। अगर कुछ देर के बाद गायब हो जा रही है तो इसका मतलब मान लो आप वहाँ पर थोड़ा सा एयर का मूवमेंट है, हल्का फुल्का। ओके, तो अब बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल, आई थिंक प्रेसिपिटेशन आपका हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म के बेस के ऊपर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप्स की रेनफॉल के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोजेनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। कौन कौन सा है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक, नॉट ओरोजेनिक, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इन तीनों की इमेज दे रखी है। मैंने इमेज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपकी इस बुक के अंदर इनका नाम ही दिया हुआ है कि 3 टाइप के रेनफॉल के बारे में हमें स्टडी करना है, पढ़ना है। आई थिंक ये आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आएगा, तब वहाँ इनको डिटेल से पढ़ेंगे, तब उसकी इमेज वगैरह भी मैं आपको लगा के क्लियर करूँगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही हमारा। आई थिंक ये जो हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर एयर, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्यूचर के लिए जो हमारी बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अगर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको जो भी कमेंट्स वगैरह देने होते हैं अपने अच्छे गलत जैसे भी हो यार, आप कमेंट्स जरूर दो, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।